गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 13 अक्टूबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उस पर हम लोग नज़र डालेंगे, आगे बढ़ेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण रूप से नोट्स के लिए उपयोगी हो सके। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसके लिए पीटी फैक्ट क्या है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को ही दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कुछ स्टूडेंट रेगुलर देते हैं तो आप लोग उस पर जरूर पार्टिसिपेट कीजिए और थकिए मत। लगातार प्रयास होता है, 365 दिन के लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है और किसी प्रकार के शॉर्टकट की से सफलता नहीं मिलती है। साफ और सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे युक्तिआइस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं www.yuktiais.in। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विभिन्न चीज़ों को प्राप्त करने के लिए वहाँ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जा रहा है और भी चीज़ें विजिट कराई जाए। ऐप पर आपको फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, आप उसे रेगुलर बेसिस पर आप उसे दे सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीटी फैक्ट पहला है, अजय ऑपरेशन अजय चलाया जाएगा। पहली उड़ान 230 भारतीयों को लेकर आएगा। इजराइल और हमास आतंकवादियों के बीच जो घटनाएं चल रही हैं उसमें ऑपरेशन अजय के जरिए 230 भारतीयों को, पहले जत्थे को शुक्रवार को अर्थात आज लाया जाएगा। अभी वर्तमान में इजराइल में जो लगभग 18,000 भारतीय वहाँ पर अभी हैं, तो सभी लोगों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी केवल चार्टर विमान से ही लाया जा रहा है, अर्थात निजी विमान से लाया जा रहा है। जब सेना का उपयोग हुआ तो सेना का लाया जाएगा। तो इसे पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिए, पहला जत्था कैसे आएगा? चार्टर विमान से आएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले भारत ने कौन कौन से प्रमुख अभियान चलाए अपने नागरिकों को लाने के लिए? तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कावेरी किसके लिए चलाया गया था? तो सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे 3,862 भारतीयों को वापस लाया गया था सूडान की सेना द्वारा। जो अर्धसैनिक समूह की घटना हुई थी उस सब वजह मैंने पहले भी एक बार न्यूज एनालिसिस में कराया हूँ। जो भी जितने राष्ट्र से ऑपरेशन कराए गए हैं, लाए गए हैं भारतीयों को, उसके लिए नोट्स में आप लोगों को दिया जाता है दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का। आप उस पर जाकर देखिए, रेगुलर उसमें देखिए 180 से 190 के बीच पीडीएफ होगा, उससे रेगुलर आप लोग वॉच करते रहिए। वीक में कम से कम एक टारगेट रख लीजिए कि हम इस वीक में, पिछले वीक का है ना, न्यूज एनालिसिस एक बार जरूर रिवाइज करें। उसे पढ़ना नहीं है, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए की नोट्स अलग से नहीं बनाना। जो न्यू नोट्स आप रेगुलर बना रहे हो वो बनाते रहिएगा, बस रिवाइज के मोड से आप लोग पीछे बैक होते जाइएगा। और मैंने आप लोग ट्रिक भी बताया है रिवाइज करने के लिए, हर चीज़ को याद करने के लिए, क्या चीज़ें हो रही है, अपडेट हो रही है, उसके लिए रिवाइज मेथड होता है, तो उसे आप लोग जरूर कीजिएगा। सभी चीज़ें आप लोग को, ऐसा कोई न्यूज़पेपर में जो घटना घटेगी, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है जिसका एनालिसिस आप लोग को नहीं कराया गया या की पॉइंट आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में नहीं दिया गया है। ऑपरेशन जितने भी कराए गए आप लोगों को, अफगानिस्तान के मामले में उस समय भी दिया गया, उसके बाद हम लोग कावेरी चलाए थे उस समय भी मैंने आप लोगों को दिया था। तो सारी सारी चीज़ें आपको कराई हुई हैं, जाके देखिएगा। ऑपरेशन गंगा 2022, ऑपरेशन गंगा के तहत 22,000 भारतीयों को लाया गया था। जो यूक्रेन वापसी में हुआ था, मैंने क्यों कौन कौन से लोग, हमारे कैबिनेट मंत्री के लोग भी गए थे इस वापसी में लाने। पहली बार ऐसा घटना घटा था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का लोग अपने लोगों को लाने के लिए विदेशी भूमि पर स्वागत के लिए गए हुए थे। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो कौन कौन से मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, और किन किन क्षेत्रों में उनका नेतृत्व रहा था, कहाँ से वो लाने के लिए गए थे, सी होप कर रहे थे अपने नागरिकों को। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया, मैंने आप लोगों को हिंट दिया था उस समय, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको एग्जाम में पीटी फैक्ट के तौर पर पूछा भी गया है। वंदे भारत मिशन 2020, जो कोरोना महामारी में अपने नागरिकों को लाने के लिए 60 लाख भारतीयों को लाया गया था। वंदे भारत मिशन ये सबसे बड़ा मिशन था, रेस्क्यू मिशन, जिसमें भारतीयों को वापस लाया गया था विदेशी जमीन से। कुवैत एयरलिफ्ट 1990 के दशक में कराया गया था। लगभग 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया गया था। इंडियन एयरलाइंस को 60 दिनों तक 500 फ्लाइटें जरिए इस अभियान को लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले कुवैत एयरलिफ्ट भी भारतीय लोगों को लाने का सबसे बड़ा अभियान था। तो वंदे भारत और कुवैत एयरलिफ्ट थोड़ा सा याद अच्छे से रखिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद नहीं है कि सबसे बड़ा कौन सा एयरलिफ्ट है भारत का।
तो जब बताया जाता है वंदे भारत, तो वंदे भारत से पहले कौन सा था? तो ये सब प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करके जाइएगा। एक बच्चे, ये न्यूज़ आप लोगों को मैंने कल परसों भी कवर किया था, याद हुआ अगर आप लोगों को, कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो वाद चल रहा है बच्चे गर्भधारण में, गर्भपात कराने के मामले में, तो जो हिमा कोहली और जो माननीय न्यायाधीश जो हिमा कोहली और जो उनकी साथी बेंच थी, उन्होंने जब खंडित इस पर निर्णय दिया, तो यह बेंच गया था, यह मामला गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में। तो तीन जो पीठ है, उन्होंने उन्होंने एक बात बोली है जिसे ध्यान में रखना, हम एक बच्चे को नहीं मार सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, अर्थात जो बच्चा जीवित है और जो स्वस्थ है गर्भ में, उसे कैसे मारा जा सकता है, जबकि गर्भ धारण करने की जो कंडीशन है, गर्भपात का जो कंडीशन है 26 सप्ताह से पहले का जो है, और उसमें विषम, जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तब तक वो गर्भपात नहीं कराया जा सकता है, ताकि उसमें उस बच्चे जिसका गर्भपात कराना है, तो उसमें जो पल रहे बच्चों की गंभीर बीमारियों की श्रेणी होनी चाहिए, और विभिन्न कैटेगरी बना हुआ है, पर यह समान स्थिति है, तो कोई महिला को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है, या किसी महिला अवसाद में है और इसे यह इस अवसाद के अवसर के रूप में इसे नहीं दिया जा सकता है कि कोई महिला को एक बच्चे को मारने की शक्ति, जैसे अर्थात यह हत्या का साइलेंट हत्या का स्वरूप नहीं दिया जा सकता, जिसमें यह घटना परिघटना चल रही है। तो कुल मिलाकर बात है कि कोर्ट अपने अंतरात्मा से ऐसा करने को नहीं कहता है, यह मामला ऐसा भी है। तो मैंने उस दिन भी बताया था आप लोग कि इसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है, केवल केवल इस संदर्भ को नहीं समझिए कि महिला अवसाद में है और उसे इस अवसाद से बाहर निकलना है। 2 बच्चे पहले से हैं, तीसरा बच्चा अवसाद के तौर पर देख रही है महिला, वो ये वकील के द्वारा, महिला पक्ष के वकील द्वारा यह कहा जा रहा है कि अवसाद में है। कुल मिलाकर बात यह है कि यह कैसे तय किया जाएगा जो गर्भ में पल रहा बच्चा, बच्चे के अधिकार अधिकार अधिक हैं वर्तमान जीवित महिला से, यह कैसे तय किया जाएगा, इसी के संदर्भ में कोर्ट अपनी बातों को रख रहा है, कोर्ट के सामने समक्ष सरकार अपनी बातें रख रही है। तो कुल मिलाकर बात है कि आने वाले समय में आप लोग को इससे एक जजमेंट आएगा जो निर्देश देगा इन घटनाओं में। देखिए, जब महिला अवसाद में है, माना जा सकता अवसाद में है, ठीक है, तो अवसाद से बाहर निकालना सबसे बड़ी प्रक्रिया बेहतर होगी ना। अब गर्भ में पल रहे बच्चे को बाहर निकालना ज़्यादा, उसकी हत्या कर देना, पूरा इकोसिस्टम लगाकर उसे लोकतांत्रिक रूप से, न्यायिक रूप से अगर परमिशन लेकर भी मारा जा रहा है, तो समझने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा सरल यह है, और कोर्ट इसी के बीच में पेचीदा के तौर पर देख रही है अपने निर्णय को, और देखिएगा अंत में शायद इसी दिशा निर्देश में बातें आएगी जो अभी कुछ अंश नजर आए हैं कि महिला को अवसाद से बाहर निकालिए, और उसके लिए सरकार जवाबदेही लेने को तैयार है। उस बच्चे को, जो बच्चे जन्म लेगी, उसका क्या कहते हैं, जवाबदेही लेगी। कुल मिलाकर बात हो रही, जिम्मेवारी सरकार लेगी उसको पालन पोषण के लिए, और महिला के अवसाद को का इलाज कराया जाएगा। कुल मिलाकर बात है कि ज़्यादा सरल होगा कि महिला के अवसाद को दूर करने के लिए सरकारी पैसे या किसी भी तरीके से जो हो उसको ट्रीटमेंट कराया जाए, साइकोलॉजिस्ट से मिलाया जाए, क्यों यह अवसाद में, क्या कारण है। अगर महिला समान हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर सारे अधिकार के लिए फिर एक देखिएगा, ध्यान रखिए, नियोनेटल रखा गया एक शब्द यूज किया गया है, नियोनेटल। तो इसे आप लोग गूगल सर्च कीजिएगा, चीज़ें समझ में आएगी कि क्या इसमें चीज़ें बातें हो रही है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर है, ठीक है, या पीटी फैक्ट के तौर पर आएगा। और एक महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट हमारी राजनंदिनी जी, उन्होंने बोला है कि सर टॉपिक दिक्कत हो जाता है, टॉपिक डेली लिखता हूं मैं आप लोगों को, हाँ खास दिन किसी दिन छूट गया वो अलग मैटर है। तो आप लोग लगातार 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से आप लोग क्लास कर रहे हो, आप लोग भी इतनी समझ विकसित करो कि ये टॉपिक कहाँ जाएगी, ठीक है ना। सीधा सा एक शब्दों में समझिए, स्वयं को मजबूत कीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ, स्वयं को मजबूत कीजिए, किसी के बैसाखी पर जिंदा रहने की कोशिश नहीं कीजिए। कितनी बार मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ
कि ये टॉपिक मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, अच्छी बात है, किसी दिन भूल गया तो ये तो आप में भी विकसित हो जानी चाहिए कला ना। ये टॉपिक सड़क सुरक्षा को और भी मजबूत देगी। न्याय संहिता किस टॉपिक, यूपीएससी के किस सेक्शन में जाएगा, यूपीएससी के किस पेपर के किस सेक्शन में जाएगा, या स्टेट पीसीएस के किस पेपर के किस सेक्शन में जाएगा, ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। अब जब लगातार 6 नए स्टूडेंट होते तो समझा जा सकता था, आप लोग 5 से 6 महीने आप लोग रेगुलर वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि सही से आप लोग वॉच नहीं कर रहे होंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहिए, कुल मिलाकर बातें ही कही जा रही है। अब यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 में विधि व्यवस्था और संरचना निवेश के संदर्भ में यह टॉपिक देखने को कोशिश कीजिएगा आप लोग। क्यों विधि व्यवस्था की बात हो रही है? क्योंकि ये सड़क सुरक्षा की मजबूत न्यायिक व्यवस्था की बात कर रही है। और अवसंरचना निर्माण और अवसंरचना निवेश की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि सड़क सुरक्षा बेहतर अवसंरचना निर्माण के लिए एक मार्ग के रूप में काम करता है। हम बड़े बड़े सड़क तो अवसंरचना निर्माण तो कर देते हैं, पर उसको मेंटेन करने के लिए, उसे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसे सही तरह संचालित करने के सुरक्षा कानून बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिएगा। जल्द ही खराब रिकॉर्ड के सबसे वजह से इन मामलों शक्ति का अभाव को माना गया है। हिट एंड रन की जो स्थिति होती है, बहुत से लोग इसमें फंसे हैं। कोई नामी गिरामी सलमान खान भी इस मामले में फंसे हुए हैं, हिट एंड रन के मामले में। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के निर्णय, इस प्रकार की घटना होगी तो अब क्या होगा, 10 साल की जेल होगी। यह बातें हो रही हैं, जल्द इस पर निर्णय प्रारूप आ जाएगा तो हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। चालक वाहन दुर्घटना होता है तो मौके से भाग जाता है तो ऐसे मामले में तत्काल पुलिस को सूचित या मजिस्ट्रेट को नहीं देता है तो उसे कड़ी सजा का सामना करना है। अर्थात देखते होंगे आप लोग, कोई भी चालक, गाड़ी चालक किसी व्यक्ति विशेष को या किसी वाहन को टक्कर मारता है तो सबसे पहले क्या करता है, गाड़ी छोड़कर वो भाग जाता है। गाड़ी को आसान है निकालना। अब फिर इस दौरान ध्यान रखिएगा, व्यक्ति विशेष ही नहीं पकड़ाएगा तो फिर इस पर कैसे कार्रवाई की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये बात होता है। तो इस दौरान क्या था, जो व्यक्ति जिसे चोट लगी है वो शायद बच भी सकता है। ऐसी स्थिति 0 आवर जिसे हम लोग बोलते हैं, 0-1 आवर जो गोल्डन आवर होता है, उसमें वो बच भी सकता है। पर ऐसी प्रक्रिया सहयोग नहीं किया जाता तो बहुत से ऐसे केस में क्या होता है, उन गोल्डन आवर में उस व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले प्राथमिक तो यह होनी चाहिए कि जब ऐसी घटना होती है तो हमें मानवीय रूप से क्या करनी चाहिए, पहले सबसे पहले तो हमें सूचित करनी चाहिए। देखिए, दुर्घटना के कारण बहुत से हो सकते हैं, जाने अनजाने या गलतियों से घटना हो सकती है। जानबूझ के कोई तो दुर्घटना नहीं करना चाहता है, कोई मरना तो चाहता नहीं है, पर उसके लिए एक स्थिति जरूर होनी चाहिए कि आप में मौलिकता तो होनी ही चाहिए। इस संदर्भ को देखने की कोशिश कीजिएगा। और भी बातें की गई है तो जब आ जाएगा सड़क सुरक्षा के संदर्भ में जो कानून आएगा, न्याय संहिता आएगा, तो उसमें विशेष चर्चा करेंगे। फिलहाल एक बार दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के द्वारा दैनिक जागरण न्यूज़पेपर के द्वारा एक केस स्टडी चलाया गया था, याद है आप लोगों को, सड़क सुरक्षा पर। मैंने आप लोगों को बोला था उसका की नोट्स बना के रखिएगा। तो चलिए आज ग्रुप में सारे लोग वो की नोट्स भेजिएगा आप लोग। मैं देखूं कितने लोग एक्टिव मोड में करते हैं। बस आप लोग बोलते हैं कि सर समय लगता है, समय लगता है, तो क्या समय लगाए हैं आप लोग, हम भी देखें जरा। तो दैनिक जागरण एक सीरीज निकाला जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर डेली कुछ न कुछ वो अपडेट कर रहा था। तो मैंने आप लोगों को बोला था इसको की नोट्स जरूर बना के रखिएगा। तो वो समय आ गया उस की नोट्स को दिखाने के लिए। ग्रुप में, ऐप के ग्रुप में जाइएगा, कम्युनिकेशन ग्रुप में आप भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा आज कितने लोग एक्टिव मोड में काम करते हैं। चलिए आगे बात करूं, एक सेकेंड, एक पीटी फैक्ट यहाँ पर है। ये भी देखिए पीटी फैक्ट आया है, कौशल दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था। उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुछ बातें की गई वर्चुअली तरीके से। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग याद रखिएगा। अभी वर्तमान में पिछले 6 साल में बेरोजगारी दर सबसे कम ही आंकड़े बताए जा रहे हैं। तो पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग इसे जरूर देखिएगा। कल ही एक युवा भारत मिशन संचालित किया गया, इसका कि आपको की पॉइंट भेजा भी गया है ग्रुप में, उसे जरूर देखिएगा। आने वाले समय वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए पीटी फैक्ट है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में केंद्र ने बताया 24, उसमें भारत का स्थान क्या है, 111 स्थान दिया गया, 111वां स्थान दिया गया है। जो भारत के कई भूखमरे पड़ोसियों से भी हम लोगों को बदतर स्थिति दिया गया है। तो यहाँ पर सरकार ने उस समय भी जब आया था वैश्विक भूखमरी सूचकांक, तो उस समय भी मैंने भी बताया था कि यह
मानसिकता को दर्शाता है कि जो जो देश कोरोना काल में विश्व की एक सबसे बड़ी खाद्य योजना को चलाते हुए 80 करोड़ लोगों को राशन दिया था और भूख की स्थिति से दूर किया था, तो उसे उस देश को 111वां स्थान पर रखना कहीं न्याय संगत नहीं है। और समग्र डाटा विश्लेषण पर जोर न देते हुए कुछ कुछ खास आंकड़ों पर ध्यान देना यह कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण है। मैंने उस दिन भी बातें की थी, वही बातें देखिए सरकार ने दोहराई है। और सबसे पहले पीटी फैक्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह जो सूचकांक है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। गत वर्ष अर्थात 2022 के सूचकांक में भारत की स्थिति क्या थी, यह सब चीजें जरूर बताइएगा। चलिए, तो त्रुटिपन बताता है भारत सरकार। और जीएसआई जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, उसमें क्या करता है, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने का और निगरानी करने का साधन है। महिला विकास मंत्रालय ने सूचकांक के गंभीर खामियां हैं जिसमें बातें की है। 4 में से 3 संकेतकों का प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक के लिए होता है, यह पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। चौथा, सबसे महत्वपूर्ण संकेतक कुपोषित जनसंख्या का अनुपात है, महज 3000 लोगों के लिए किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। अब मान लीजिए 140 करोड़ की आबादी में 3000 लोगों का आकलन कर पूरे देश की स्थिति को बता देना, यह कहीं ना कहीं एक तरफी, एक संकुचित विचारधारा को बल देता है। तो इस सूचकांक के माध्यम से जिसे स्पष्ट करता है, केवल डाटा रिलीज कर देना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। डाटा का समग्र विश्लेषण कर उसको सही स्थिति में प्रस्तुत करना सबसे बड़ा वैचारिक और लोकतांत्रिक स्वरूप में अपने विचार को रखने की प्रक्रिया है। इस चीज को समझिएगा। सॉरी, अप्रैल 2030 में 6.34 करोड़ से सितंबर 2023 में 7.24 करोड़ को हो गया। यह आंकड़े डाटा वृद्धि की बात करें, बच्चों के पास कम आयु के बच्चों जो अपलोड 5 वर्ष से बच्चों की जो आंकड़े दिए गए, हर महीने चाइल्ड वेस्टिंग घटकर 7.2% पर हो चुका। हालांकि इसे 18.7 दर्शाया गया। सरकारी आंकड़े हमारे देश के वो 7.2 बोल रहे हैं, पर इस आंकड़े में जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग है, जो कम वजनदार बच्चे हैं, उसकी बात हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 18.7। तो आंकड़े कहाँ से लाया, किस तरीके से लाया, इस पर स्व मंथन करने की आवश्यकता। और भारतीयों को देखिए, भारत में बहुत से लोग जयचंद है ठीक है ना। कुल मिलाकर बात है, इस आंकड़े पर विश्वास है, पर सरकार के कार्य गतिविधि पर विश्वास नहीं होता है। जो निजी संगठनों से प्रभावित होता है। इस प्रकार के रिपोर्ट देखिए क्या होता है, किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के लिए भी हो सकता है, किसी निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा। द्विपक्षीय संबंध में फलस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। तो देखिए, दो स्थिति समझिएगा यहाँ पर, एक सरकार की स्थिति, सरकार की ऑफिशियल स्थिति, और प्रधानमंत्री की एक निजी स्थिति, ठीक है ना। हालांकि यह भी सरकारी होती है, पर ध्यान रखिएगा, मामले को समझने का कोशिश कीजिएगा। फलस्तीन के अस्तित्व पर भारत सरकार की नीतियां वही है जो पुरानी हमारी नीति रही है, कि उसे क्या देना है, संप्रभु फलस्तीन देना है, संप्रभु स्थिति देना है। और जो हम लोग भी बात करते हैं, संप्रभु और आजाद और संप्रभु देश होनी चाहिए, अस्तित्व होनी चाहिए, बातें जो करता है वो पहले से करता रहा है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किया गया, वो हमास हमले पर इजराइल के समर्थन की बात हुई है। एक आतंकवादी हमले पर भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थन इजराइल को गया है। समझ में आई बात हो। तो इस प्रकार से डिस्प्यूट मत अपने अंदर क्रिएट कर लीजिएगा कि इसने इजराइल को समर्थन दे दिया है। इजराइल को भारत ने भी समर्थन किया था, इजराइल के अस्तित्व को सबसे पहले देश था जिसने इजराइल को समर्थन दिया था। ये भी तो एक कंट्राडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। पर इस चीज को समझिएगा कि फलस्तीन के निर्माण में भारत वही स्थान रखता है जिसमें आजाद और संप्रभु और क्षेत्रीय अखंडता की बात होती है, सह अस्तित्व की बात होती है। तो यह फलस्तीन के साथ भी चलता है भारत का स्थिति, और अपने कश्मीर, अपने भारत क्षेत्र के जो भूखंड है उसके लिए भी भारत की वही स्थिति स्टैंड है। पर ध्यान रखिएगा, इजराइल के स्टेटस में जो बातें समर्थन आती है, तो यहाँ पर समझिएगा वर्तमान में हमास हमले को लेकर आ रही है कि हमास ने जो हमला किया है, निहत्थे लोगों को मारा है, बच्चों से लेकर 85 वर्ष की उम्र के बच्चे से लेकर
6 माह के बच्चे तक, 5 वर्ष के बच्चे तक को टारगेट किया गया, मारा गया है। फिर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, नंगी महिला को क्या कहते हैं, महिला को नंगी कर कर उस पर अल्लाह अकबर के जो नारे लगाए गए हैं, गजवाए गजवाए जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, उसमें इस विचारधारा का विरोध किया गया, जिसमें आतंकवाद को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री की वर्तमान रुख को स्पष्ट करता है। केवल समझ में आ गया, इसको दो तरफे मत रखिए। पर भारत सरकार जो ऑफिशियल नीति है वो फलस्तीन के सहअस्तित्व की बात करता है, सहअस्तित्व के साथ साथ हम संप्रभु राष्ट्र की बात करते हैं, जहां हमारी नीति पहले भी रही है एक स्वतंत्र, संप्रभु और व्यवहार्य फलस्तीन की स्थापना के लिए शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदूक लो उठा दो। अगर यही करे तो भारत अगर इसी नीति का अनुसरण करे तो डेली हम पाकिस्तान को पीटे, डेली चीन को पीटे, डेली हम बांग्लादेश को अपनी नीतियों पर गोला बारूद करना शुरू कर ले, श्रीलंका पर करे, मालदीव पर करे, अफगानिस्तान पर करे, यहाँ तक कि हम म्यांमार सब क्षेत्रों के साथ हमारा भी कुछ कुछ इशू है तो उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। पर यह स्थिति नहीं होनी चाहिए किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के लिए। सबसे आसान तरीका है हम एक स्वतंत्र, संप्रभु, व्यवहारिक रूप अपनाएं, जिससे हम बातचीत टेबल पर आकर अपना बात विचार रखें और अपने बातों को रखें। अब कुल मिलाकर बात है कि वाद, प्रतिवाद और संवाद के कॉन्सेप्ट को लाना। वाद हो गया, प्रतिवाद भी होगा, तो अब आइए भाई संवाद कर लीजिए। जितना जल्दी संवाद कीजिएगा समस्याएं उतनी जल्दी सॉल्व होगी। नहीं तो रूस यूक्रेन के मामले में जो स्थितियां हैं और जो पश्चिमी देश हैं जो समर्थन यूक्रेन को कर रहे थे, इस युद्ध से कहीं ना कहीं थक गए हैं और इजराइल के कॉन्सेप्ट पर आना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि आपकी वही स्थिति हो जाएगी जैसे वर्तमान स्थिति में रूस यूक्रेन की। आप तो लड़ाई कर लोगे, आप लड़ाई में पीछे पश्चिमी देश आपको हवा देगा, इजराइल को दे और किसी देश को दे, कुछ संगठन फलस्तीन को देंगे। अब बात हो जाएगी, उससे आम जनता प्रभावित होगी, आम जनता के खाद्य सामग्री उत्पन्न होगा, समस्या उत्पन्न होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, साथ ही साथ समस्या होगी सहअस्तित्व को लेकर, हम कैसे जीवित रहेंगे, मानवाधिकार समाप्त होंगे। तो कुल मिलाकर बात होगी कि जो जमीन है ध्यान रखिएगा, उस पे जो स्थिति है उसमें जो लोग बस रहे हैं उसकी समस्या होगी, वो इजराइल के लोगों को भी होगी और फिलिस्तीन के लोगों को भी हो, लेबनान, जो भी संगठन देश है जो समर्थन कर एक दूसरे को अपने हितों को ध्यान में रखकर उनको, उनके नागरिकों, आम नागरिकों को ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो इस चीज को समझिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। नीचे आ जाएंगे, सीधे नीचे आएंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बहुत सी चीज़ें कोर्सेज चलाई जा रही है, उसका आप इन्वॉल्व होइए। देखिए बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा, यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो आप उसका लाभ लीजिए। साथ ही साथ दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस तो होता ही होता है। अभी जायसवाल सर कुछ वर्क में बिजी हैं इसलिए उनकी क्लासेज नहीं हो रही है, वो भी जल्द स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, हमारे लिए भी सबक है हमास का बर्बरता। देखिए, कुछ चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा कि रूस यूक्रेन, ठीक है, और इजराइल फलस्तीन के बीच की जो परिघटना है उसके कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें पश्चिमी देशों की भूमिका को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमास ने क्या किया उस घटना को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, इस लेख में बहुत ही, देखिए, हो सकता है इस लेखक की अपनी विचारधारा आएगी जल्द। और भी एक खुशखबरी है, मेरा लेख भी आप लोगों को अब दैनिक जागरण में जल्द देखने को मिलेगा। बातें चल रही हैं, जल्द ही वो सभी चीज़ें ठीक रही तो मेरा भी लेख आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज़ में आप लोगों को रेगुलर मिलेगा। तो पढ़िएगा, एक नए तरीके से नई चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और किसी भी लेख, किसी भी व्यक्ति विशेष का अपना विचारधारा होता है, आप उसे एग्जाम ओरिएंट कैसे बना सकते हैं, कैसी विचारधारा को डेवलप कर सकते हैं, ये व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करता है। उसी क्रम में हम कोशिश करेंगे। देखिए, हुआ है क्या, हमास के जो आतंकवादियों ने जो हमला किया इजराइल पर घुसकर, कई बर्बरतापूर्ण विश्व को झकझोर दिया, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से निशाना लगाया। किसी भी युद्ध में सबसे सॉफ्ट टारगेट यही दोनों होते हैं, महिलाएं या बच्चे भी। तो इजराइल और गज्जा पट्टी के जो सीमा पर जो हुई है संगीत समारोह में जुटे लोग, दुनिया भर के लोग आए थे, उस पर
आतंकवादियों न केवल बेरहमी से कत्ल किया बल्कि मजहबी नारे भी लगाए। उनकी भीड़ ने महिलाओं को नग्न करके सड़कों पर घुमाया। कहीं न कहीं महिला संप्रभुता के प्रश्न आ जाती है, महिला अस्तित्व का लोग लेकर प्रश्न आ जाता है इस व्यापक। और मैंने कल भी बोला था, जब आपके मजहबी नारे पर ही अगर हम बात कर ले, विश्व जब एकजुट हो जाएगा, आपकी महिलाओं को जब नग्न करके चीजें की जाएंगी, देखिए धरातलीय वे पर ये चीजें असंभव लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई महिला, अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है तो दूसरे जरूरी नहीं कि दूसरी महिला को ही प्रताड़ित करनी चाहिए। पर सोच के देखिएगा, लेस मात्र भी अगर कोई इसी प्रकार की घटना आपकी महिलाओं के साथ किया करेगा तो आपको समझ में आएगा कि मानवाधिकार क्या होता है। आपको समझ में आए महिला का जो सम्मान है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। आप युद्ध करिए, आपको मजहबी नारे लगाने हैं, बेशक लगाइए। आप अपने देश की संप्रभुता बचाना चाहते हैं, सेना से लड़िए, जो भी उसके संगठन उससे लड़िए। महिलाओं को नग्न करना, उसको सड़कों पर घुमाना आपके ओछी मानसिकता का परिचायक है। सबसे पहले तो मैं इसे इसी आधार पर खंडित करूंगा। नहीं तो जब आपके महिलाओं को नग्न किया जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को नग्न किया जाएगा, जब विश्व के सारी मुस्लिम महिलाओं को नग्न किया जाएगा, इस आधार पर जो कॉन्सेप्ट ये लोग करते हैं, करते क्या यही कर रहे हैं शुरू से, जब से इनका इतिहास है तब से यही कर रहे हैं। और यह महिला, उस वर्ग की महिला, मुस्लिम वर्ग की महिला भी इसे कंडेप्ट नहीं करती। यह सबसे बड़ा घातक है कि हाँ, महिला सबसे इंपॉर्टेंट पहले होगी ना। धर्म और आस्था बात की चीज है। अगर सोच के देखिएगा, एक कंडीशन आप लिखिए, यहाँ पर 5 महिलाएं हैं, 5 नहीं 6 महिलाएं रख लीजिए आप। तो एक महिला को अगर शोषित किया जा रहा है, उसे नग्न किया जा रहा है, उस पर अगर इधर बैठे हुए बाकी शेष महिला इसका विरोध नहीं कर रही है, तो सबसे पहले यह समझिएगा कि यह उस व्यक्ति विशेष द्वारा जो घटना का अंजाम दिया जा रहा है उसका दोष नहीं है। वो तो उस प्रकार के मानसिक परिवेश से निकला हुआ व्यक्ति विशेष अपने कार्य को कृत कर रहा है। पर उस महिला का विरोध नहीं करने किया जाना, जो आपके बगल में जो महिला का जब इस तरह की स्थिति हो रही है, तो ये महिला जात पर है ना, महिला जात पर कहीं ना कहीं महिला जात पर यह प्रश्न उठता है कि आप संगठित नहीं हो, सबसे पहले। दूसरा, खासकर जब आप एक महिला उस धर्म से संबंधित हो जिस धर्म पर मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं और महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है, और आप उस मजहबी महिलाएं जो उस धर्म से संबंधित है, उन महिलाओं के द्वारा प्राथमिक तौर पर सामने आकर जब ये और भी नहीं कराई जाती है, तो यह संपूर्ण तौर पर यह समझा जाएगा कि यह मौन स्वीकृति दे रही है महिलाओं का उत्पीड़न को। तो फिर जब आपका उत्पीड़न होगा किसी खास धर्म के द्वारा, किसी खास संगठन के द्वारा, तो फिर आप किसी भी अधिकार से यह बोलने के लिए लाजमी नहीं होंगे कि हम पर शोषण हो रहा है। क्योंकि आपको जब समय दिया गया था, जब आपको बोलने का कि आपके महिला, विशेषकर महिला का विरोध कर ही सकते हैं ना, कि आप क्यों कर रहे हो इस तरह, आपको युद्ध करनी है, जाइए युद्ध करिए। महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं को मारना है तो मार दीजिए। अब उसे नग्न करना, उसको बेइज्जत करना, उसकी आस्था के साथ उसकी महिला आस्था के लिए प्रश्न चिन्ह करना, कहीं ना कहीं आपके मानवीय संकीर्ण मानसिकताओं को दर्शाता है, जिसमें महिला मौन स्वीकृति दे रही है। तो कहीं कहीं इसे भी आपको समझना होगा। आपको इन सब चीजों को आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक प्रश्न में इंटरव्यू में पूछा था, देखिए अमूमन यह लगाया जाता है कि महिला उत्पीड़न का शिकार है, ठीक है ना। तो क्या पुरुष उत्पीड़न का शिकार नहीं है? मैं बार बार इंटरव्यू में पूछता हूं लॉजिकली प्रश्न को, तो सभी 99% 0.9% महिलाएं हैं, वो महिला उत्पीड़न की तरफ झुक जाते हैं, उनको पुरुष उत्पीड़न नहीं नजर आता है, ठीक है ना। बेशक महिला उत्पीड़न के शिकार हैं, पर यह भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता है पुरुषों का उत्पीड़न नहीं हो पा रहा है। आप डाटा सर्वे एनसीपीसी का जो डाटा आया, नेशनल जो क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया था, उसमें क्या बोल रहा है कि पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, किस कारण? लगभग 37% का जो आंकड़ा दिया गया था जिसमें पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें कारण क्या बताया गया था? घरेलू विवाद बताया गया था। और घरेलू विवाद में महिलाओं का उत्पीड़न आपको देखने को मिला था।
तो यहाँ एक तरफी ज्ञान अगर आप रखिएगा तो समस्या को है ना एक तरफी नज़र से देखिएगा। सेम पैटर्न आपको यहाँ समझना होगा। महिलाओं की मौन स्वीकृति महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ावा दे देगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते, एक कॉन्सेप्ट ये समझ लिए, यह भारत में हजारों वर्ष से हो रहा है, ठीक है ना। इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं ने पाकिस्तान में निर्माण के दौरान कट्टरपंथियों के द्वारा की गई बर्बरता इतिहास के आंखों के सामने जीवंत है। जब इसके रिलेटेड में जब इधर से जब भारत की तरफ से भी कुछ घटनाएं घटी थी, तुरंत अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट हामी कर दिया गया कि मेरी महिलाओं को, हमारे लोगों को मारा गया, पीटा गया। तो मैं आपको क्या बोला था कि वाद प्रतिवाद और संवाद वाला, जब वाद क्रिएट करते हो तो उसके रिलेटिव में, उसके विरोध में प्रतिवाद होगा और वो आपसे कहीं ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करेगा। वही सेम चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो इस चीज को समझिएगा, इतिहास जो आक्रमिक इस्लामिक आक्रमणकर्ता थे वो क्या करते थे, शुरू में सॉफ्ट टारगेट करते थे। भारत में जितने मुस्लिम हैं, भारत जब मैं सब आंकड़े पे बात करूंगा ना, आप इसको देखिए, गलत तरीके से मत समझिए। वर्तमान स्थिति क्या है वो अलग मैटर है। आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, आप अपनी मजहब को मानिए, कोई इशू नहीं है, पर उसमें जो कुरीतियां हैं उसका तो विरोध कर ही सकते हैं ना। कुल मिलाकर बात यह देखिए, भारत में जितने मुस्लिम है वो कन्वर्टेड मुस्लिम है, जिन्होंने तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन किया था। तो यहाँ ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं उनके इस्लामिक आक्रमणता जो अरब से आए थे, अरब से आए थे, उन्होंने तलवार के बल पर भारतीय मुसलमान में जितने कन्वर्टेड मुस्लिम है भारत और बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, तो क्या वो ओरिजिनल मुस्लिम है? बिल्कुल नहीं। उनके डीएनए में भारतीय खून है, भारतीय उपमहाद्वीप के खून है। तो आप समझिएगा इस चीज को कि इतिहास जीवंत है। इसका उदाहरण, वो क्यों कन्वर्ट हुए थे? क्योंकि महिलाओं को उस समय सॉफ्ट टारगेट किया गया था, बच्चों को सॉफ्ट टारगेट बनाया गया था, महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार किया गया था, महिलाओं के साथ उनके आबरू को लूटा गया था। तो इसी के संदर्भ में चीजें उभर कर सामने, ये इतिहास पुराना इतिहास रहा इस्लामिक प्रवृत्तियों का। इसे माने या न माने, अब है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो मुस्लिमों में पढ़े हुए लोग हैं, वो इस चीज को समझ रहे हैं, तभी तो बातें उभर कर सामने आ रही है। हम स्वरूपी तौर पर क्या है, हम एक आस्था के लोग हैं, अभी मजहबी तौर पर अलग अलग हो गए, पर उससे कहीं आगे बढ़ के आप देखिएगा तो आपको क्या देखना होगा, मानवीय स्वरूप देखना होगा। आप किसी भी धर्म से क्यों नहीं जुड़े हो, किसी भी खास मजहब से क्यों नहीं जुड़े हो, आपकी प्रवृत्ति क्या होनी, मानवीय मानवाधिकार से सबसे बड़ा जुड़ा होना चाहिए, जिसमें महिलाओं का सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत से प्रश्न उठे इस मामले में, मैंने कुछ बातों को भी उस दिन रखा था जिसमें आपको यह प्रश्न उठाया गया कि आतंकी हमला तो तैयारी होती रही होगी, जिसमें लेबनान है और भी संगठित देश जो एक दूसरे से जुड़े होंगे, ईरान फंडिंग कर रहा है, ऐसी बातें आई। तो खुफिया एजेंसी जो मोसाद है इजराइल का, वो कहाँ था? उसने उसे भनक कैसे नहीं लगी? उसके समर्थित जो इजराइल के समर्थित देश है उसे भनक क्यों नहीं लगी? तो कुल मिलाकर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, लेखक के द्वारा ये बातें की जा रही है। हो सकता है ये सभी हो या गलत भी हो। 1967 के युद्ध में इजरायली एजेंसियों द्वारा अरब देशों चौतरफा हमला की जानकारी नहीं मिल सकी। तो ऐसे क्या कारण है कि मोसाद ऐसी घटनाओं के संदर्भ में देखने को मिलता है? समझना कठिन है कि संभवतः लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, कतर, ईरान में बन रही इस हमले की योजना की अंदाजा किसी पश्चिमी देश की खुफिया एजेंसी को क्यों नहीं हुई? जब घटना घट गई, 5000 से अधिक बम एक साथ छोड़ दिए गए, जो आयरन डोम उसे नहीं एक्सेप्ट कर पाया, उसे निष्क्रिय कर पाया, इंटरप्ट कर पाया, तो समझ के देख सकते हैं कि हमला की कितनी व्यापक तैयारी की जा रही होगी। यह कई वर्षों से किया जा रहा होगा। तो जो एजेंसियां हैं, ठीक है ना, उसके नाम पर समझ में आइए कैसे होगा। ये वही खुफिया एजेंसियां हैं जिनके तथाकथित जानकारी के आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में अनर्गल आरोप लगाते रहे। तो वही एजेंट, देखिए दो चीजें समझिएगा। कोई खासा एजेंसी अपने देश की जब सुरक्षा नहीं कर पाया, अपने देश के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाया, तो वो किसी देश को यह सूचना देता है कि खालिस्तान समर्थक की हत्या भारतीय निर्देशों में की गई। तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह आता है, उभरता है दोहरी मानसिकता का। जिन देशों में ईरान से जुड़े दूसरे आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं, उसमें इजराइल का पड़ोसी सीरिया भी प्रमुख है। वहीं रूस फौजी इस लंबे समय से सक्रिय है इस क्षेत्र में। तो ऐसे में क्या किसी सूत्र से इजराइल तक कहीं सही जानकारी नहीं पहुंच सकी? कुछ शक्तियों को इजराइल
को गुमराह किया, ऐसा हो सकता है। तो अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं, हमास ने इस हमले में 6 अरब डॉलर की उस धनराशि का उपयोग किया जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के चलते जारी किए हुए थे। तो ध्यान रखिएगा। और साथ में यह आश्चर्यजनक भी स्थिति उत्पन्न कर देती है, ईरान पर प्रतिबंध में ढील उस समय दी गई जब अमेरिका के शत्रु रूस को यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर घातक ड्रोन मुहैया करा रहा था। कहीं ऐसे तो नहीं, अर्थात लेखक मानता है कहीं ऐसा तो नहीं पश्चिमी और रूस दोनों ही यूक्रेन युद्ध से थक गए हैं और उनसे निकलने की एक रास्ता तलाश रहे हैं, जिसमें यह इजराइल एक बलि का बकरा बना हुआ है, एक बलि बकरे के तौर पर यूज किया जा रहा है। सच जो भी हो, यह उल्लेखनीय है कि हमास के अधिकांश आतंकी नेता कतर में रह रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक प्रमुख साथी है। समझ में आ रही है बातें? सभी क्रोनोलॉजी समझने का प्रयास कीजिएगा। अमेरिका, रूस, ठीक है ना, अमेरिका, रूस, इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ईरान, कतर, आप सभी चीज़ों को समझिएगा। यूरोपियन संगठन, सभी के तार एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या यह माना जाएगा कि रूस यूक्रेन के युद्ध में लोग थक गए हैं, पश्चिमी देश थक गया, नाटो थक गया है, तो एक नया मोर्चा खोल दिया है, तो विवाद इधर कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे यूक्रेन और रसिया का युद्ध धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा, शिथिल पड़ जाएगा, मीडिया उस पर कवरेज नहीं देगी। तो कुल मिलाकर बात है कि क्या यह सोची समझी साजिश भी मानी जाएगी, जिस पर निहत्थे लोगों की हत्या का जो षड्यंत्र रचा गया है, वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। कुल मिलाकर बात यह समझे, कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी जगत के लिए इजराइल को बचाना यूक्रेन को बचाने से अधिक महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन में युद्ध का शांत हो जाना ही हमारे हित में है, ठीक है ना। यूक्रेन युद्ध शांत हो जाना हमारे हित में, क्योंकि एक तरफ तो संकट रूस के एवं चीन के निकट लाता जा रहा है एक दूसरे के इस युद्ध में, वहीं दूसरे वैश्विक महंगाई भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय हित भी जुड़े हुए हैं। बहुध्रुवीय विश्व में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को जटिल बना दिया है, जहां पर हम क्या कहते हैं, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, कहीं नैतिकता की बात करती है, पर स्थिति वही है कि जिसकी शक्ति वही भक्ति कर पाएगा, वही क्या कर पाएगा, विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाएगा। इसलिए इतने युद्ध हो रहे हैं। बातें कुल मिलाकर यही हुई, विभत्स हत्याकांड हुआ, दुष्कर्म हुआ, समर्थन करती जुनूनी भीड़ भविष्य की चुनौतियां उत्पन्न कर रही। अमेरिका और पश्चिमी देशों अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं वापस बुलाने के बाद एक तरह से 9/11 के बाद शुरू किए गए आतंकवादों के विरुद्ध वैश्विक युद्ध में इतिश्री कर दी और पुनः रूस के हिसाब से चुकता करने लगे। विश्व सबसे बड़ी चुनौती में से एक पश्चिमी देश खालिस्तान समर्थकों को आतंकवादी गतिविधि आंखें मूंद कर बैठे हुए। तो कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि सभी चीजें क्या एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। तो इन चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए, मानसिकता बदलने वाली एक बड़ी पहल है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया हो, इसलिए दोबारा इस पर चर्चा नहीं की जाएगी। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बातें लिखी गई। थोड़ा सा आप लोग रिव्यू कर लीजिएगा इसका, वही बातें जो बताई जा रही गई है उसी सब चीज़ों को इनके द्वारा लिखा गया है। एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें स्वयं से भी कीजिए, ज़्यादा सक्सेस होगा। अब यूएन परिसर में वसुधैव कुटुंबकम का एक पट्टिका अनावरण किया गया, जिसे पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोग देख लीजिएगा। न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र का जो परिसर है, उसमें वसुधैव कुटुंबकम की पट्टिका अर्थात शिला पट्टिका लगाई गई है। देखिए, इस प्रकार के दीवार पर जो पट्टिका लगती है, तो इसको देख लीजिएगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए, एक चीज़ और देखिएगा, बच्चों के कातिल है, उसको एक एक कातिल को खत्म करेगा इजराइल, ऐसी बातें कह रहे हैं रक्षा मंत्री इजराइल के योव गैलेंट। तो ध्यान रखिएगा, युद्ध बहुत लंबा चलने वाला, ये घटना बहुत लंबी तक जाएगी, क्योंकि एक घटना याद रखिएगा हमास के खुफिया एजेंसी के लोगों द्वारा यह किया गया था कि जब हमला उनके देश पर हुआ था एक बार, जहाँ पर कुछ लोगों को मारा गया था, तो ध्यान रखिए, चुन चुन के विश्व के में जहाँ जहाँ छिपे हुए थे हमास संगठन उसे मारा था। इसलिए कुख्यात खुफिया एजेंसी में उनका नाम आता है कि वो चुन चुन के मारते हैं। तो फ़लस्तीन के समर्थन जो हमास संगठन वो तैयार हो जाए इस इजराइल के रिएक्शन के लिए,
ठीक है ना, क्योंकि यह उसी भाषा में समझाता जिस भाषा में ये लोग समझेंगे, आतंकी समझेंगे। तो वेट कीजिएगा। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है, इसे जरूर याद रखिएगा, नुखबा इलीट फोर्स, जो आपको इजराइल के एयरफोर्स है, जो आईएफ हवाई हमलों में आतंकी संगठन हमास के इलीट फोर्स नुखबा को निशाना बनाया है। इजराइल के एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी, हमले में मकसद हमास के ऑपरेशनल कमांडर सेंटर को ध्वस्त करना था। तो यह क्या होता है नुखबा एलिट फोर्स? तो यह नुखबा एलिट फोर्स यह होता है, इसमें शामिल जो लड़ाके होते हैं, लड़ाकों का चुनाव हमास के वरिष्ठ लड़ाकों में की एक कमेटी के द्वारा की जाती है। इस फोर्स में शामिल लड़ाके घात, छापा मारने और सुरंग के जरिए इजराइल में घुसपैठ करके हमला करने के माहिर होते हैं। ये मिसाइल, टैंक, रॉकेट, स्नाइपर राइफल चलाने में कुशल होते हैं। और यह लड़ाके जो होते हैं, लड़ाकों को, लोगों को बंधक बनाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए हमास के अक्सर इस रणनीति का प्रयोग किया जाता है। वरिष्ठ नेताओं की सुरक्षा कमांडो करते हैं। नुखबा फोर्स सदस्य असाल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मशीन गन जैसे लेस होते हैं और रॉकेट प्रोपल्स ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल इस्तेमाल करने में सक्षम होते हैं। तो याद रखिएगा, नुखबा एलिट फोर्स की चर्चा है तो हमास द्वारा प्रशिक्षित जो लोग होंगे, जो स्पेशल कमांडो के तहत चुने जाते हैं, जो अपने अपने इन घटनाओं के लिए अंजाम देने के लिए जिन्हें उसे सिखाया जाता है वो रहते हैं। तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा आप लोग, चर्चा में है तो इसे जरूर आप लोग। चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।